नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है कि तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। वही तीरथ सिंह रावत जिनका अब से कुछ दिनों पहले हमने इंटरव्यू भी लिया था और उस इंटरव्यू में कई सारे उत्तराखंड के मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, वहां से जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात की थी और ये मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका आखिरी इंटरव्यू था। हम आपको दिखाते हैं इस इंटरव्यू में हमारे साथ बातचीत में तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। ये तीरथ सिंह रावत का नाम अचानक से क्योंकि आया है और धन सिंह रावत का नाम चल रहा था, उधर सतपाल महाराज का नाम चल रहा था, लेकिन इन सबके बीच तीरथ सिंह रावत में वो खास बात थी ना, वो खास बात क्यों थी वो आपको इस इंटरव्यू में पता चलेगा। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया ये आपको इस इंटरव्यू में पता चलेगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है क्या क्या काम उन्होंने उत्तराखंड के लिए किए हैं। सांसद के तौर पर भी, विधायक के तौर पर भी उत्तराखंड को एकदम जमीन से वो जानते हैं। तो इस इंटरव्यू को आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि इंटरव्यू आपको कैसा लगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरी बार जब आप शख्सियत की सीरीज को देख रहे थे तो हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। आज हमारे साथ तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं और जब मैं तीरथ सिंह रावत जी का जिक्र करता हूं तो फिर पौड़ी गढ़वाल के सांसद तो हैं ही, लेकिन इन सारी चीजों से इतर एक लंबा राजनीतिक सफर है, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, उससे पहले का सामाजिक जीवन और उसके बाद से जो राजनीतिक सफर शुरू होता है। बहुत सारे पड़ाव हैं, उन सब का जिक्र करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर भी कि आपको सारी जानकारी दी जा सके। लेकिन शुरुआत मैं कर रहा हूं उस घटना के साथ जिसका जिक्र इस वक्त पे हर तरफ हो रहा है, नेशनल न्यूज से लेकर आप कहीं पर भी बात कीजिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन स्वागत के साथ ही मैं आपसे रैणी गांव का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि उस इलाके के बारे में आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, आप ग्राउंड जीरो पर भी गए थे और तीसरी बात ये कि लगातार उसको लेकर के चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सबसे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है उसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? बड़ी दुखद घटना है और जो एक मैं दैवीय आपदा कह सकता हूँ, इसको प्राकृतिक आपदा है। ग्लेशियर लुढ़कते हुए और धौली गंगा ऋषि गंगा का संगम में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो होता है उसको टकराते हुए और पहाड़ से टकराते हुए आगे जब बढ़ता है तो 12-13 किलोमीटर के आगे फिर तपोवन में एनटीपीसी का 520 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट और वो भी ध्वस्त हो जाता है जी। और जब वो ध्वस्त होता है, आगे पानी का रुकाव बढ़ा तो आगे तक डर और भय ये सारा रहता है, श्रीनगर से लेकर हरिद्वार तक जी। लेकिन जब ये घटना घटी तो 9:30 बजे तत्काल 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान लिया। मैं कह सकता हूँ कि इतनी त्वरित गति से और तेजी से और समय, यानी प्रधानमंत्री जी ने तत्काल ट्वीट किया और गृह मंत्री जी ने भी संज्ञान लेते हुए, और वहाँ आपका आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एनडीआरएफ, प्रदेश की एसडीआरएफ, सारे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में रेस्क्यू में जुटा है। और देखिए, प्रभु की है कि जो जाना था उसको तो बचा नहीं। वो सैलाब में क्या कर सकते थे जी। आज की डेट में 207 करके जो इस प्रकार का टोटल वहाँ का जो संख्या 176 के लगभग मिसिंग है। 30 लोग कल तक की रात की जो है कि वो डेड बॉडी इस प्रकार सामने आई है। आसपास के गांव ऐसे 13 गांव थे और जिनमें कि संपर्क टूट गया, कनेक्टिविटी से वो दूर हो गए। बड़ा पुल एक चला गया, 4 झूला पुल चले गए जी। मेरा उस जगह पे भी जाना, उन गाँवों के बीच के लोगों के बीच में भी जाना और राशन भी बांटना हुआ। उस स्थान पे तो गई। तो ये दुखद घटना, मैंने जैसे कहा कि हम सब लोग, लेकिन इतना हुआ कि वो पानी आगे नहीं हुआ, थमता गया और आगे कोई ऐसी लेकिन मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा इसीलिए भी है क्योंकि आप तो निश्चित तौर पर उस भौगोलिक परिस्थिति को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो मैदानी इलाकों के लोग होते हैं वो भौगोलिक स्थिति से थोड़े से अनजान होते हैं। मैं उस इलाके में 4 साल रहा हूं, आप तो निश्चित तौर पर उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि
वहां के लोगों में इसको लेकर के क्या कोई खौफ आप देख रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों से हमारी बात हुई वहां पर, उन लोगों का निश्चित तौर पर यह कहना था कि जैसे इसका एक तरह से ये एक ऐसी चीज है जो कि हो सकती है और आने वाले समय में भी हो सकती है। क्या आप सरकार के लिहाज से इसे ऐसे नहीं देख रहे हैं कि उन लोगों में अब भी इसके बाद भी थोड़ा सा खौफ है वहां पर कि इस तरह की चीजें फिर हो सकती हैं? सौभाग्य है। देखिए, मैंने कहा ना, ये तो किसी के हाथ में नहीं थे, प्राकृतिक आपदा थी जी। लेकिन वहां पे लोगों में भय तो है। पहले तो जिस दिन ये सब कुछ हुआ तो नीचे तक भी लोगों में एक डर था, दहशत थी पूरी श्रीनगर आगे तक। लेकिन वो पानी, मैंने कहा ना, वहीं ठहरा हो गया, वहीं रुक गया, आगे कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, आगे नहीं आया। और उसका एक कारण है कि डैम ने भी बहुत कुछ पानी रोका, आगे के डैम ने सारी चीजें हुई हैं। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ है और बर्फ और ग्लेशियर, ये सब चीज़ें वहाँ रहती हैं, आच्छादित हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगा। इसके लिए देखिए, मैं यदि कहूँ पीछे जाऊँ तो 1893 में बहुत बड़ी आपदा आई थी जो श्रीनगर तक को भी लेके चला गया था। पुराना श्रीनगर आदि इस तरह का आगे भी हरिद्वार तक पूरा आया था, पानी बड़ा था। उसके बाद आपका 1977 में, उसके बाद फिर आपदा केदारनाथ 2013 का, तो पूरा देश के दुनिया सारा सामने जग जाहिर है। तो मैंने कहा ना, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है, मैंने कहा कि पहली बार 13 की जब आपदा आई थी तो सरकार हिल गई थी और संभाल नहीं पाई थी। और यदि वो समय पे डिसीजन लेती उस समय, तो शायद तक कि बहुत सारे लोगों की जानें बचती। लेकिन इस समय सरकार ने त्वरित गति से तत्काल, देश के प्रधानमंत्री, मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा देश देखना, अर्थ एक तुरंत उसके बाद एक्शन लेना और गृह मंत्री का एक्शन लेना, तो सारी फोर्स लग जाती, आज भी रेस्क्यू कर रही है सारे। तो माने ये सबसे बड़ी बात है कि जो उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे राहत कार्य, रेस्क्यू, ये सारा चीज़ें समय पे हो सकते हैं। तो ये भी एक, मैंने कहा नहीं पहले, बाकी तो मैं कह नहीं सकता कि आगे क्या होगा, वज्रपात होते हैं, भूस्खलन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप आने वाले जी, लेकिन लोगों में अब इतना जरूर है कि जब ये सारा काम हो रहा है वहाँ पे, तो लोगों में धीरे धीरे डर समाप्त भी होता जा रहा है। आप वापस जाएंगे उस जगह पर दोबारा? इस वक्त पे आप ऐसी कोई बात बता सकते हैं हमें? जी, निश्चित है कि मैं जाऊंगा। अभी तो ये हाउस था, इसलिए मुझे कल ही आना पड़ा, लौटना पड़ा, क्योंकि आज व्हिप जारी है जी। और व्हिप जारी में जब उसकी व्हिप जारी होती है 3 लाइन की, तो उसमें तो फिर कहीं भी हो, कैसे भी आना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। तो आज व्हिप जारी है, इसलिए मुझे यहाँ आज है ना, आगे फिर ऐसा होगा तो निश्चित है कि मैं जाने का प्रयास करूंगा, वहाँ जाऊँ, मेरा क्षेत्र है। सदन की सर आपने बात की, और सदन में कल जो कुछ हुआ, मतलब आमतौर पर सदन में हंगामा होता है तो सुर्खियां बन जाती हैं, प्राइम टाइम्स उसके तय हो जाते हैं उसको लेकर के। कल एक बहुत ही भावनात्मक पहलू देखने को मिला, इमोशनल एंगल देखने को मिला। आप क्योंकि सदन में थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार सदन में भावुक हुए। मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पहुंचे थे पहली बार, तो जब लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बात कही कि निश्चित तौर पर पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा ये पार्टी मेरी माँ है। और मैं निश्चित तौर पर उस वक्त पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। मैंने उन्हें भावुक होते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा है। वो सैन फ्रांसिस्को गए थे, वहां पर भी वो मार्क जुकरबर्ग के सामने अपनी माताजी की बात कहते हुए भावुक हो गए थे। कल का ये जो पूरा का पूरा मौका था, ये इसलिए अलग था क्योंकि विपक्ष के एक नेता का जिक्र करते हुए वो भावुक हुए। आपके लिए कैसा था वो लम्हा? देखिए, ये राज्यसभा की घटना है जी, और राज्यसभा में तो मैं तो लोकसभा का सदस्य हूँ, लेकिन ये मैंने सुना है, जाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भावुक होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सदन के अंदर, और वो भी नेता प्रतिपक्ष का, विधायी कार्यक्रम गुलाम नबी आज़ाद का। लेकिन पिछले क्षण कोई भूलता नहीं, वो क्षण उन्होंने जब याद दिलाए तो मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद, वो, और मोदी जी अपने गुजरात के, तो ये जो प्रसंग जब आया तो स्वाभाविक कि उन्होंने उनकी भी बड़ी तारीफ की। ऐसा कम आपने टीवी के जरिए देखा इसे या मैंने, इसलिए मैं बता, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई हैं तो देखिए, स्वाभाविक कि मैं सोचता हूँ ये कम होता है, बहुत कम इस प्रकार का। और ये मतलब इसको लेकर के चर्चा थी सदन में, हाउस प्रीमाइसेस में। निश्चित, मैंने कहा मैं सदन का सदन, लेकिन बाहर भी ये चर्चाएं, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सदन के बाहर भी, जैसे
बिल्कुल जी। बिल्कुल जुगरान जी, विषय बाहर भी था। इवन कि मैं किसी से कभी शाम को रात को जब एक आध फोन आए तो इसमें भी जिन लोग फोन किए तो ये सारा तो ने कहा साहब आज मोदी जी को इस तरह भावुक होते हुए और इस तरह ये हमने देखा है। तो ये बड़ा, और सबका ये था कि प्रतिपक्ष नेता का विदाई और इस प्रकार का, और ये मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है, वही ये बात है। कल्पना से परे है जी। और जब कल्पना से कोई चीज परे होती है तो उसमें चर्चा स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। अच्छा, एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ अब, क्योंकि सदन की हमने बात की, रैनी गांव की हमने चर्चा कर ली, अब मैं उत्तराखंड की तरफ अगर जाऊं, लेकिन प्रधानमंत्री और उत्तराखंड और उस पे भी आपका क्षेत्र खास तौर पर विकास कार्य जितने हो रहे हैं उत्तराखंड में, जिनकी देश भर में चर्चा होती है, उनमें आपके क्षेत्र के जो सारी के सारी जगह हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा है। मैं ऑल वेदर रोड का नाम लूं तो बहुत बड़ा इलाका, वो हरिद्वार के से जो शुरू हो रहा है, अब अभी हाल के कुछ दिनों में वहाँ फ्लाईओवर का भी जो पहला फ्लाईओवर था वो भी शुरू हो चुका है, और लोग बाकायदा उस पर पहली यात्रा करना चाह रहे हैं कि ये एक अनुभव हम हासिल कर सकें, क्योंकि हमारे परिवार वाले उधर ही से हैं तो हम इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर जानते हैं। दूसरी बात, चाहे जो कर्णप्रयाग रेल लाइन का जिक्र हो, इसके अलावा केदारनाथ का जिक्र हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 बार वहां पर आ चुके हैं, 2 बार रात्रि विश्राम कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें आप ही के क्षेत्र से आकर जुड़ती हैं। आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सौभाग्यशाली होना हुआ ये। देखिए जुगरान जी, पूरा उत्तराखंड ही सौभाग्यशाली है, और मैं तो अपने को और भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उत्तराखंड के प्रति मोदी जी की अटूट आस्था और वहाँ का जो विकास का कार्य, जो मॉडल उन्होंने दिया है, आज दिन तक कभी हुआ नहीं है। इतना तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, शायद किसी से छुपा नहीं है, इतने 70 दशकों में पहली बार ऐसा दिख रहा है। ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, भारतमाला रोड, चार धाम रोड, यानी इतनी रोडें, और रेलवे जिसकी बात आपने की है, यानी आज़ाद भारत में पहाड़ के अंदर पहली बार यदि कहीं ट्रेन चढ़ती है तो उत्तराखंड के अंदर चढ़ती है, और वो भी जब शुरू होती है तो मेरी लोकसभा जहाँ से शुरू होती है मुनिगेट ढालवाला और इंड होती तो मेरी, इसलिए मैंने कहा मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कर्णप्रयाग। और इतना तेजी से उसमें काम होना कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा। और ऑल वेदर रोड, इतना चार धाम रोड, यानी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, और गडकरी जी उसको तेजी से जो बढ़ाए हैं, कर रहे हैं, तो किसी से छुपा नहीं है। आने वाले समय में अभी तक जहाँ छोटे व्हीकल जाते थे, बड़े ट्रक नहीं जाया करते थे, मोदी जी ने जैसे कहा कि ये वहाँ के रोजगार का भी एक साधन है, ऑब्वियसली, तो अभी तो जो काम चला उस पर भी रोजगार युवा पाए रहे हैं, जो जो जिसकी योग्यता है। मैंने कहा भी वहाँ उन कंपनियों को, उस सारे विभागों को। लेकिन आने वाले समय में ट्रेन ऑल वेदर रोड के कारण बड़े बड़े हैवी वाहन ट्रक जाया करेंगे, जहां आज दिन तक छोटे मशीनें आदि नहीं जा करती, जिससे कारण उद्यमी उद्योग नहीं पहुंच पाता था। कल आने वाले समय में छोटा उद्यमी उद्योगपति भी जाएगा, अपनी हैवी मशीनें लेकर जाएगा ट्रेन में लेके, बड़े बड़े वाहनों में, और वहाँ छोटे उद्यम भी लगेंगे और रोजगार भी पाएंगे, तो पलायन भी रुकेगा। यानी आने वाले समय फ्यूचर उत्तराखंड का बहुत ही बढ़िया बेहतर, और वो सिर्फ मोदी जी को जाता है, मोदी जी के कारण ये सब होता है। विज्ञान में एक बात कहते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू, मतलब इसका जो सीधा असर पड़ेगा, वो जो असर होगा वो 2 तरह से देखने को मिल रहा है, जो मेरी समझ है। बाकी आप इस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश डालेंगे। इससे 2 बेहतर चीजें होंगी। एक तो आपने निश्चित तौर पर बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यानी अगर रेल मार्ग और इसके साथ साथ सड़क, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। दूसरी बात, रोजगार, जो सीधे सीधे फिर पलायन से जुड़ता है। मतलब ये कड़ी दर कड़ी उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वहां तक पहुंचता है। पलायन को हमें रोकना है, इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर ये हमारा प्राइमरी गोल है। इसके अलावा रोजगार देना है पहाड़ के, उनको वहीं रोक लिया जाए, इसके लिए ये कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैंने कहा ना कि जो पहला चरण है, प्राथमिक वो है कि अभी तक सड़कें ठीक नहीं थी, सड़कों की हालत ठीक नहीं रहती थी। वो सड़कें ठीक होना, और यही नहीं तो आपका 2 लेन 4 लेन तक की सड़क पहाड़ में कभी कल्पना नहीं कर सकते ना कि होगी किसी ने। और हॉट मिक्स रोड तो कभी अब नहीं सोच सकते थे। तो ये सब हो रहा है। और मैंने कहा कि जब ये रोडें बन जाएंगी, पहला जो चरण इस तरह का, और चार धाम रोड के कारण यात्रा भी बढ़ेगी,
पूरा देश का, दुनिया का पर्यटन वहाँ तेजी से भागेगा। जहाँ उसको 4 दिन लगते थे, बाद में 2 दिन लगेंगे। जहाँ 4 घंटे लगते थे, वहाँ उसको 2 घंटे लगेंगे। यदि मान कि 1-1.5 घंटे में तो ट्रेन से वो पहुँच जाएगा, जहाँ 4-5 घंटे की जर्नी होती थी। तो यात्री भी बहुत उसमें बढ़ा हुआ है कि पर्यटक दौड़ेगा, और वो सफर भी बहुत खूबसूरत रहने वाला है। बहुत बढ़िया। अभी नीचे अलकनंदा बह रही है, गंगा बह रही है। उसके किनारे किनारे जब ऋषिकेश से जाते हैं तो गंगा से बराबरी पे जाते हैं। ये ट्रेन और जो आपका उधर है पूरी गंगा से लगती हुई जाती है। इसका एक अलग ही रोमांचक वो होगा, देखे। और मैं आपको कहूँ कि जब कभी हमारी सदन में भी बातचीत होती है, कई सांसद लोग हमसे बातचीत करते हैं कि हमको जाना यात्रा पे फलाना, तो जो लोग लौट के मैं इस बार, तो उन्होंने कहा कभी हम गए थे और आज गए हैं। तो यानी बिल्कुल हमको चेंजिंग आया, और इतने कम समय में। और जब ये बन जाएगा, और जहाँ भी काम, तोता घाटी है, इसके से आगे अभी थोड़ा हार्ड रॉक है, आपको तो जानते होंगे, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। जब वो हो जाएगा तो फिर तो दन दनाते हुए गाड़ियां जब भागेंगी, तो मुझे लगता है कि यात्री और इसमें आपका भी मुझे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही लगता है, क्योंकि मैं सदन में बार बार आपको इस बात को कहते हुए सुनता हूं कि कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, वो जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन का जिक्र आपका भी ये बहुत पेट प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपके लिए भी बहुत ज्यादा। निश्चित है, मैं इसकी चर्चा बार बार करता भी हूँ। और है भी, मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से, मैंने कहा ना कि आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में यदि ट्रेन चढ़ी, कभी अंग्रेजों ने चढ़ाई थी तो वो दार्जिलिंग और शिमला में वो अंग्रेजों ने चढ़ाई थी, उसके बाद तो किसी ने चढ़ाई नहीं। तो यदि अब चढ़ी है पहाड़ में भारतवर्ष के अंदर, आजाद भारत में, तो वो उत्तराखंड में चढ़ी है। वो मैंने कहा मैं पहला सौभाग्य से मेरी लोकसभा में शुरू होता है। आगे इतना ही नहीं, कर्णप्रयाग से आगे जोशीमठ तक नया सर्वे हो गया, वहां तक आपका रामनगर तक जाता। रामनगर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो भी हिस्सा है, तो वहां से चौखटिया तक सर्वे। और जब मैंने ये हाउस और सदन में उठाया, सौभाग्य से मैं कमेटी में भी, टूरिज्म, पर्यटन, ये सारे ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी विषय में वहां लिया। तो मैंने कहा कि ये चौखटिया नहीं, गैरसैंण आने वाले समय में हमारी राजधानी, ग्रीष्मकाल राजधानी है, और हमारा एक अच्छा केंद्र, तो उससे आगे भी रेल जानी चाहिए, जुड़ना चाहिए उस सेंटर हमारी राजधानी का। तो वहां से भी वो ओके हो गया चौखट, तो गैरसैंण तक रेल। तो इसका तो मैं करते हैं, इधर गंगोत्री यमुनोत्री जुड़ जाएगा, इधर आपका टनकपुर से ले बागेश्वर आदि, ये सारा कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा, मैंने कहा कि पहाड़ के लिए तो बड़ा, ये सरकार मोदी जी हमारे लिए तो बड़े वो उसकी उन्होंने कई बातें कही थी, डबल इंजन, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, ये सारी बातें उन्होंने निश्चित तौर पर की थी। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैंने आपसे ये कहा कि आपने जवानी और पानी की बात की है, तो ये जो सारे प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं ना, तो स्वाभाविक है कि वहां का पानी और वहां की जवानी वहां के काम आएगी। अभी तक नीचे पलायन होता था, सब पानी भी नीचे आ रहा है और जवान भी नीचे आता था, और हमारी जो बिजली बन रही है वो भी नीचे आ रही है, बिजली नीचे आ रही है। कुल मिलाकर आब हवा हम दे रहे हैं सब कुछ। लेकिन अभी तक क्या था, अब जब वहाँ प्रोजेक्ट ये सारा होगा, तो ये रोडों के बनने से, ट्रेन से, तो उद्यम उद्योग लगे, तो वहाँ का पलायन रुकेगा, वहाँ जवानी वहीं आएगी, काम आएगी। और बॉर्डर भी, सीमांत क्षेत्रों में जरूरत पड़ेगी तो वो लोग काम, और पानी भी जो मैंने कहा कि सारा पूरी तरह से हर तरह का वहाँ। अच्छा, आपने इस चर्चा के दौरान उस शब्द का जिक्र कर ही दिया जिसका मेरे मन में एक, मेरे ही नहीं बल्कि पहाड़ का जो भी शख्स सुन रहा होगा उसके मन में उस बात का जिक्र आता है, गैरसैंण। गैरसैंण को लेकर मैं नहीं चाहता कि आपसे एक ऐसा सवाल करूं जो निश्चित तौर पर अभी जिसका जवाब आप दें और फिर आने वाले समय में लोग फिर पूछे, तीरथ जी आपने उस इंटरव्यू में ये बात कही थी लेकिन वो तो होती हुई नहीं नजर आ रही है। गैरसैंण पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जो कुछ किया, जो राजधानी, एकदम से उन्होंने कहा कि सुबह, त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब हमने सवाल किया, उन्होंने कहा सुबह मेरा मन किया, मेरे को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, मैं गया, मैंने अनाउंस कर दिया। इसी तरह से उन्होंने निश्चित तौर पर एक ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताई, इस बारे में जानकारी दी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो कुछ अब तक होता है वो ठीक है, सब देख रहा है, पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्से भी उसे बहुत माइन्यूटली देखते हैं। आप किस तरह से देखते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण? देखिए, जो हुआ वो हमारे मैनिफेस्टो में था। हाँ बिल्कुल। जब हम पिछली बार चुनाव में गए तो हमने जो मैनिफेस्टो रखा था उसमें रोजगार भी था, बेरोजगारी भी थी, ये सब चीजें थी, और साथ में गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, ये भी मैनिफेस्टो में था। जी, ये किसी छुपा नहीं है। जी जी जी। तो
और हम बार बार कहते थे, जब मैं वहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट था तब भी मैं कहता था, हम जब सत्ता में थे तब, जब नहीं थे तब भी हमने जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ उन्होंने वारा नारा पैसे का जिस तरह के, तब भी हमने कहा कि गैरसैंण में तो आप लगा रहे हैं, लेकिन डिक्लेयर तो करो, अस्थायी करो, ग्रीष्मकालीन करो, शीतकालीन करो, लेकिन करो। ये हम उनको कहते थे, लड़ते थे। जब हम आए तो चुनाव के बीच तो हमने कहा हम ग्रीष्मकालीन बनाएंगे, हम तो अपने वादे से मुकरे नहीं। ठीक है। तो ये मैनिफेस्टो में था, इसलिए आज भी मैं कह सकता हूं कि जो हमारा मैनिफेस्टो में था उसमें आज भी हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने लगभग 80% जो हमने रखा था वो पूरी हुई है। गैरसैंण का आपसे सवाल करना इसलिए भी बहुत ज्यादा वाजिब है क्योंकि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जो है, प्रकृति ने उस क्षेत्र पर बहुत मेहरबानी की है। वो इतनी खूबसूरत राजधानी बन सकती है कि मतलब आप शिमला का जिक्र करते हैं, आप श्रीनगर का जिक्र करते हैं, लोग, मैं चाहता हूं कि लोग, और आप भी निश्चित तौर पर अगर अपील करें कि लोग गैरसैंण जाएं और वहां की खूबसूरती को देखें, तो वो निश्चित तौर पर बता पाएंगे कि शिमला जितना खूबसूरत लगता है, हम किसी को नीचे नहीं ला रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा गैरसैंण भी उतना ही खूबसूरत है। लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से, चाहे आप वहां से कुमाऊं को देखें, चाहे आप वहां से गढ़वाल को देखें, वो भी तो एक अहम उसका एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। निश्चित है। देखिए, एक भावनात्मक भी है और विकास भी से भी जुड़ा, दोनों बातें हैं। गैरसैंण बहुत पहले से लोग कहते थे राजधानी, बहुत सारे इस प्रकार उत्तर प्रदेश में जब थे तब भी विषय आता था, बल्कि हम जब थे तो वहाँ तो एजुकेशन का भी डायरेक्टर आदि इस तरह की भी उस समय कल्याण सिंह जी ने तब सरकार में ओके किया था जी। उत्तर प्रदेश समय रहते, तो फोकस था और लेकिन आज भी वहाँ की, जो आपने कहा कि वहाँ की सौंदर्यता, सुंदरता, मैं अभी जनवरी में भी बराड़ीसैंण एक रात रुका हूँ। हाँ जी। तो वास्तव में वहाँ जो दृश्य है ना, जो आपने कहा कि पूरा हिमालय सारा दिखता है, बराड़ीसैंण जहाँ राजधानी है, इवन बगल में दूधातोली बिल्कुल बर्फ से आच्छादित इस समय ढक जाता है। रास्ते में पंचबद्री है, आदि बद्री, ये सारा, तो बहुत कुछ वो केंद्र बिंदु इस तरह का है। और मैं कहूँ पर्यटक की दृष्टि से इतना सुंदर स्थान प्लेस है और दोनों तरफ वो मिलता है। इधर आप यदि बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं तो इधर की तरफ से पूरा कुमाऊं वाला बेल्ट, इधर पूरा चौखटिया नदी से होते हुए और आपका रामगंगा आदि ये सारा होते हुए ये सारा है। इधर आपका पूरा रामनगर में आपका नेशनल तो प्राइवेट पार्क है ये, और इधर मैंने कह, तो वो जो उस स्थान का है एक पर्यटक की दृष्टि से भी वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस तरह बाकी राजधानी तो है, राजधानी में जैसे कहा तो ग्रीष्म मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया है सरकार ने, तो मैंने अच्छा है, तो उसके लिए लोगों ने वाह वाह किया है, धन्यवाद भी दिया है और खुशियां भी मनाई हैं। मेरे आखिरी 2-3 सवाल आपसे शुरुआत में करने जा रहा हूं रमेश पोखरियाल निशंक जी से, क्योंकि स्कूलों को लेकर भी हम लगातार कह रहे थे। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे तो टीवी पर एक ऐड चलता था और वो ऐड हमारे बिल्कुल जहन में घर कर गया था कि कैसे सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से स्कूल चले हम, सूरज सा चमके हम, है ना। बहुत खूबसूरत ऐड था और उसको लेकर लगता था कि सचमुच में अगर इस तरह से हो कि हर जगह बच्चा स्कूल जा सके तो ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब क्योंकि पहाड़ पर ये चुनौती रही है कि पहाड़ में जो पाठशालाएं हैं या वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो निश्चित तौर पर उनको मैच कर पाना कि भाई यहाँ पर 10 की ज़रूरत है और 10 ही होंगे, या बच्चे अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर क्या आपको बदलाव, मैं जानना चाहता हूँ फर्स्ट हैंड क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, क्या इस पर आपको बदलाव देखने को मिला है? खास तौर पर जब रमेश पोखरियाल निशंक जी एचआरडी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो जानते हैं, वो सांसद भी हैं, वो जानते हैं ये सारी की सारी चीज़ें कि उत्तराखंड को किस तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब आप शिक्षा को देखते हैं तो देखिए बहुत चेंजिंग आया है शिक्षा के अंदर, और मैं कह सकता हूँ कि एक जो राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, पॉलिसी बनी, तो इसमें हर बच्चे के आदमी के दिमाग में भी एक खुशियाँ कि एक नीति, एक पॉलिसी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर चीज़ को वन नेशन वन एजुकेशन देख सकते हैं, हर चीज़ में उन्होंने किया। तो उससे मैं कह सकता हूँ कि एक कल आने वाले समय में वो हम लोग एक जो अपने एक स्थान से पहचान वो भी उसमें दिया है
कि यदि जो जिस स्टेट का जिस जगह का है वो वहाँ की एक अलग सा सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जा सकता है, वो उसको ले सकता है ऑप्शन उसके रूम में। तो एक तो वो है। दूसरा मैंने हाउस में भी उठाया था कि पहाड़ उत्तराखंड की बात आपने की कि वहाँ सबसे यदि कठिनाइयाँ दिक्कत है तो एजुकेशन की जी, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। आज पलायन वो भी एक कारण है। तो ये अच्छी शिक्षा मिले, बेसिक प्राइमरी मूल जो आधार है वो ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे हर ब्लॉक में सेंट्रल स्कूल खुले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैंने हाउस के अंदर जिरौल में लगाया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि उसके तत्काल बाद मंत्री जी का भी जवाब, निशंक जी का इस तरह का कि हम उस ओर प्रयासरत हैं और ब्लॉकों में एक एक इस प्रकार सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जी। इससे तो एक तो मैं कह सकता हूँ इसका लाभ हमको मिला है। दूसरा NIT श्रीनगर बहुत बड़ा केंद्र है। स्टेट में एक NIT होती है जी, और वो श्रीनगर सुमाड़ी के अंदर। लेकिन पिछले उस समय एक बार ये वहाँ से ये हवा चली कि जयपुर आदि इस तरह शिफ्ट होना, बच्चे आ भी गए थे, लोगों में उपवास की स्थिति थी, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे। तो मैंने उसको भी लेकर जैसे मैं जब बना सांसद तो मैंने पहले इस समय पहले हाउस में ये विषय लिया। और सौभाग्य कहिए कि शिक्षा मंत्री निशंक जी थे। ये मैंने तो जब हुआ तो विषय मेरा आया तो उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। 1.5-2 महीने के अंदर फिर प्रक्रिया शुरू की और वहाँ का प्रमुख सचिव और वहाँ का मंत्री ये सारे बैठक बुलाई, बात हुई कि हम वहीं स्थायी। हमने कहा वहाँ के बच्चे भी आने चाहिए और वहीं बनना चाहिए। लोगों ने औने पौने दाम अपनी ज़मीन दी है, बहुत बड़ी मुश्किल होती है पहाड़ में ज़मीन, और दिया है तो ये वहाँ बनना चाहिए। आज वो NIT वहाँ खड़ा होने जा रहा है और वो एजुकेशनल हब भी है जो लोग श्रीनगर को जानते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल श्रीनगर एक गढ़वाल का पूरा एजुकेशन हब है बिल्कुल। और वहाँ और NIT और सारा तो एजुकेशन हब है। तो उसके कारण उससे बहुत बड़ा तो कुल मिलाकर के अचीवमेंट और शिक्षा और एक नीति एक पॉलिसी जो बनाई है तो उससे बहुत बड़ा लाभ आने वाला। आपने श्रीनगर का जिक्र किया तो मुझे पता नहीं, इस पर भी मैं आपसे जानकारी चाहता हूं ज़्यादा कि आपने श्रीनगर का जिक्र किया तो मुझे वो सामाजिक जीवन, फिर संघ का सफ़र और फिर एक शाम अचानक पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं, क्योंकि 1984-85 का ये वक्त था, इंदिरा गांधी की लहर थी, वाजपेयी जी भी हार जाते हैं और उसके बाद जब वो पहाड़ों का रुख करते हैं तो सबसे पहले श्रीनगर की तरफ आना, उसी तरफ उनका रुख होता है और आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद फिर आपके जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सफर है। आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां के ABVP के पहले अध्यक्ष भी हैं और इन सारी चीजों से इतर फिर वहां से एक लंबा जीवन है जो आज अभी तो फिलहाल यहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो उसके बारे में अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं जानता हूँ बहुत लंबा सफर है वो। देखिए जुड़ान जी, वास्तव में यदि मैं कहूँ पिछले उसमें जाऊँ आपने जो विषय लिए तो मैं तो एक ये 84-85 का दौर है, विद्यार्थी शिक्षा के लिए बाहर निकला था, लेकिन आर्य संपर्क होने के कारण उसका स्वयंसेवक बन गया और विद्यार्थी विस्तारक और प्रचारक निकल गया। तो श्रीनगर मेरा जाना हो गया संघ के नाते जी। तो मैं उस समय एक संघ का प्रचारक था 84-85 में, 83 में मेरा वहाँ। और अटल जी जो आपने कहा कि उस इंदिरा लहर में हार गए हो गए, तो उन्होंने पहला यदि रुख किया तो उस और किया है पहाड़ की तरफ। श्रीनगर में कोई पहले क्या भाजपा का कोई काम था नहीं, गांव में तो था ही नहीं, शहरों में थोड़ा थोड़ा था। भाजपा की इकाई होती नहीं थी तो दूर दूर तक नहीं होती थी। पहले की तो क्या बात हूँ, मैं तो अपने समय की बात कर रहा हूँ, तब भी नहीं थी जी। तो उस समय हमारे गजन नेता नहीं थे तो संघ के प्रचारक थे, लेकिन वो भाजपा का संगठन मंत्री का काम उनको दिया था। वो आए इधर, उनके पास था, उन्होंने कहा भाई ये सब देखना अटल जी आने वाले। तो उस समय संघ ही सब कुछ देखता था और मैं सच कहूँ आपसे कि मैं भाजपा जानता नहीं था, मैं तो संघ का प्रचारक था, संघ का स्वयंसेवक था, नाते था। इसकी कोई राजनीतिक शाखा भी है ये आपको पहली बार? नहीं, पहली बार यस, मुझे नहीं मालूम था जी। तो आया तो जब उन्होंने कहा कि काम ये सब हो रहा है तो फिर करना पड़ा। जब देखा कि संघ का ही पूरे अन्य लोग बोल रहे हैं तो फिर आया तो गाड़ी भी घुमाई। एक कैलाश भोगना जी होते थे मेरे साथ में विद्यार्थी पर, देखते मैं संघ भी कुछ समय। और फिर
रामलीला ग्राउंड भरना बड़ा मुश्किल होता था। सही बात है। या तो भोगनाथ जी के समय भरा या तो फिर अटल जी के समय बड़ी भीड़, माने नहीं तो संभव नहीं था। तो अटल जी आए, तो मैं यदि आपको कहूँ तो अटल जी रात को वहाँ रुके और उस समय हमको संचालन करने के लिए कोई मिला नहीं। एक बीएससी पार्ट 1 का छात्र गिरीश पैनल करके, आज भी उसका वेडिंग पॉइंट है वहाँ पे, तो उससे करवाया। कल्पना करो ना बीएससी और अटल जी की सभा का, अरे क्या, तो आप तो जो खुद इतने ओजस्वी वक्ता हैं और एक सुरेंद्र जोशी थे, प्रोफेसर है आजकल टिहरी में, तो वो रिसर्च कर रहे थे हिंदी में। अच्छा। अब देखिए ना, कल दोनों से मिला जुला करके, और लेकिन ग्राउंड इतना बड़ा था कि प्रोफेसर आज सारे, तो वो तो शिक्षा हम जैसा आपने कहा वहाँ भरा पड़ा, सुनने को अटल जी को जगह नहीं थी, सैलाब था। तो ये सब देखा, रात को रुके, मैंने भोजन परोसने का भी काम हमने उनका किया, सुबह नाश्ते परोसने का काम किया है आगे तक। यही नहीं कि जब अगले दिन गोपेश्वर लौटे तो मैं कोरदार तक भी, कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, प्रहलाद मिश्र संगठन महामंत्री थे, तो उनके साथ मुझे बिठा दिया गाड़ी में कोरदार तक। उनको उल्टी आदि दिक्कतें थी, तो मैं बैठा, तो हम पीछे गए। कोरदार में माली उद्यान में सभा हुई और उसके बाद अटल जी ट्रेन से गए, सफर उनका ट्रेन से था, नहीं तो नजीमबाद से एसी स्पेशल लगता था, मसूरी एक्सप्रेस थे, 3 घंटे रुकता है, लेकिन उन्होंने 3 टायर में जाना पसंद किया, 2 कंबल दिए, लेकिन नजीमबाद तक एसी के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा यहीं से बैठूंगा दिल्ली से। मेरा कुल मिलाकर आपने जो कहा, तो उस समय में संघ का प्रचार, ये मौका, सौभाग्य मुझे मिला है ये सब चीजें देखने का। उसके बाद 85, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में आ गया, मुझे वहां भेज दिया, फिर संगठन मंत्री विद्यार्थी कई वर्षों तक रहा। लेकिन ये वो टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी से सीधा संपर्क, और फिर वो देखना कि कैसे जमीन से जुड़े हैं, कैसे वो जो सफर है सादगी से भरा पड़ा है। और अगर आप पहाड़ के लोगों को भी देखेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी आधुनिकताएं नहीं होती हैं जो हमारी लग्जरी से बहुत ज्यादा जुड़ी हो, हम आराम से रहना पसंद करते हैं। आखिर में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब अगले साल चुनाव है और 4 साल हो चुके हैं। आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि सरकार के मैनिफेस्टो में जो जो बातें थी वो बातें पूरी हो रही है, लेकिन मैनिफेस्टो की बातों से इतर अगर आप देहरादून की सड़कों पे आज भी चले जाएं और आज भी आप गांधी पार्क में चले जाएं तो आपको कोई संगठन वहां पर बैठा दिख जाएगा जो कि सरकार के खिलाफ किसी तरह के धरने पर बैठा हुआ है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि लोग नाखुश हैं। मैं ये भी जानता हूं कि लोकतंत्र में आप, ऐसा संभव नहीं है कि आप सबको खुश रख सकें और दूसरी तरफ से तर्क वितर्क होते रहते हैं कि ये करना है और ये चाहिए। आप 4 सालों को किस तरह से देखते हैं त्रिवेंद्र सरकार के, और आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर के आप थोड़ा सा अपना विजन अगर हमारे लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में स्वाभाविक सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, राइट है, बोलते हैं। समस्याएं अनगिनत होती हैं, उसका निदान होता नहीं है, जब तक जीवन पर्यंत रहेंगे कुछ ना कुछ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूँ कि पिछला यदि इतिहास देखूं कि उत्तराखंड के लिए कब से आंदोलन चला आ रहा था, 1952 से, बहुत सारे लोग आहत हुए, कई तरह गए, लेकिन आखिर राज्य मिला कब? कितने लोग चले गए, नौजवान माताएं बहनें, क्या नहीं देखा हमने, शहीद हुए, लेकिन मिला तब जब अटल जी आए जी। और अटल जी के समय में बड़ा शांत था, लेकिन उन्होंने कहा था उस समय जब आंदोलन हो रहा था और जब माता बहनों की इज्जतों को, तब अटल जी ने कहा था कि मैं आया तो राज्य दूंगा। 13 दिन 13 महीने की सरकार के अंदर ही राज्य मिल गया, जहाँ इतने वर्षों से लगे आ रहे थे। मैं कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो ये सब कुछ राज्य दिया। इवन कि हमने, अटल जी ने विशेष राज्य का भी दर्जा दिया था, जिसमें 100 रुपए कर्जा लो, 90 रुपए खर्च करो, 10 रुपए लौटाओ। ये भी उसके लिए कल्पना नहीं थी प्रदेश वालों, उसके लिए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हिमाचल ने 8 बार संघर्ष किया राज्य बनने के बाद उसके लिए, अब पूर्वी जो राज्य है उन्होंने किया, तो हमें तो बड़ा आसान से मिल गया, मतलब थाली। तो ये सब हुआ है। उसके बाद भी बहुत सारे, मैंने कहा अभी का जो विकास यात्रा जो चली, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने विकास कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा कर सकते हैं। एक तो जनरल है, गैस है, ये सुविधाएं, सोचा, ये तो और पूरे देश का है, लेकिन वहाँ भी कितना, लेकिन सामान्यतः जो मैंने ये गिनाया अलग, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का अलग से छोटे राज्य में, आपने खुद ही कहा कि 5 बार आना प्रधानमंत्री बनने के बाद, उससे पहले गिनाए तो तब तो 10वीं बार का गिन जाते हैं। 5 बार तो सिर्फ केदारनाथ और 2 रात रुकना, ये यानी उनका उत्तराखंड पर थी। और
चारधाम के प्रति ये आस्था और उसके कारण पर्यटकों का भी बढ़ना, वहाँ सारे तीर्थाटन बढ़ना, एक विश्वास जगता है, विश्वास लोग कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का मोदी के प्रति तो इतना आस्था है कि मैं कह सकता हूँ कि मोदी को अभी भी, जब ये कोरोना आया तो मैं कह सकता हूँ कि गोचर की महिला और आपको 10 लाख का चेक आपका कोविड के लिए देती है। मैं गया उस घर में, उसी समय जब मैंने सम्मान पत्र उनको देने की बात की तो 1.5 लाख एक माता बुजुर्ग और आ गई देने के लिए, 1.5 लाख अगस्त में नहीं आ गई। और खेती सामान्यतः करते हुए भी उन्होंने, मोदी जी ने कहा है तो कह दिया मोदी के नाम पे, तो किसी का 10 रुपया 100 रुपया जो जिसे बन पाता था वो उन्होंने दिया। यानी मोदी पे अटूट विश्वास ये लोगों का है। तो वो इसलिए कि विकास के कार्य लोग देख रहे हैं। मैंने ये सड़कें, पानी, बिजली, ये सारी चीजें कनेक्टिविटी। अब आप यदि कहें तो मैंने कहा कि 80% 85% जो हमारा मैनिफेस्टो था हमने कवर किया है। प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट ये भी है, जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया और उसके तहत हर किसी को पानी देना, हर घर में नल में जल, ये सारा जो है। और उसके तहत उत्तराखंड में 22 को मैं पूरा करना, 24 में जहां तक योजना है, लेकिन वहां की सरकार ने 1 रुपया कनेक्शन देने का काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि काम इतने हो रहे हैं, विकास कार्य इतने, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, जो लोग हमने जो कहा था वो किया है। अब ये सारा हो रहा है, कुल मिलाकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। 24 वाले प्रोजेक्ट के तहत राज्य में निश्चित बीजेपी रहेगी राज्य में, निश्चित। मैंने कहा ना 22 में है ना, तो 24 में, हाँ जो आप कह 24 तक 22 में है, तो निश्चित है कि ये काम यदि लोग देखेंगे और लोग देख रहे हैं तो निश्चित है कि इन कामों के आधार पर, और मोदी जी जिस तरह के विकास के जो रथ आगे बढ़ा रहे हैं और प्रदेश सरकार उसको पूरी तरह से आगे कर रही है, तो निश्चित है कि हम 22 में आएंगे। दिल्ली में लेकर लोग कहते हैं कि उत्तराखंड वाले कभी एक को चुनते हैं, फिर दूसरे को मौका देते हैं, फिर पहले को मौका देते हैं, फिर दूसरे। छोटे राज्यों में आमतौर पर यही होता है हर जगह, अगर आप देखें तो। हालांकि इसमें एक राजस्थान एक अतिशयोक्ति है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर लोग कहेंगे कि अब कांग्रेस पर शिफ्ट किया जाए, और बीजेपी को हमने बहुत बड़ी मेजॉरिटी दी थी उत्तराखंड के इतिहास में, ऐसा पहली बार हुआ था? देखिए, मैं यदि कहूँ तो वास्तव में आज जो माता और बहनें हैं, नौजवान हैं, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी जो आस्था है, और विशेषकर मोदी जी के प्रति मैंने कहा, उनको लगता है कि मोदी रहेंगे तो विकास होगा ना। तो इसलिए निश्चित मैंने कहा कि 22 में हम लोग आएंगे और विकास को लोग देखेंगे, हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक, तो विकास पर चुनाव लड़ना है और विकास पर ही निश्चित तौर पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, ये कहना है तीरथ सिंह रावत जी का। बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारी बातों में से मैं इसको जब सम अप करना चाहूं तो बहुत सारी बातों के साथ कर सकता हूं, लेकिन एक बात जो इस वक्त पे बहुत ज्यादा मौजूद है, वो रैणी गांव पर जिस तरह से उन्होंने बताया कि 2013 की तुलना अगर आप कीजिए तो सरकार एकदम हाइपर एक्टिव मोड पर अपने आप को लाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं जा रहे होते हैं, उन्हें सूचना मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तुरंत क्रॉस चेक कराने की बात करते हैं। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात होते होते तकरीबन 3 फोन आ चुके थे, अमित शाह के 2 फोन आ चुके थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से फोन आ चुका था, और खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत स्थान पर पहुंचकर वापस आ चुके थे। माननीय सांसद जी भी वहां पर पहुंचकर वापस आ चुके थे। ये सारी की सारी चीजें जिस तरह से हुई, ये बताती है कि सरकार अब इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अतीत से जो है वो एक लेसन सीख चुकी है, और तैयारी अब इससे बचने की लगातार तेजी से हो रही है। इसके साथ साथ जो उन्होंने एक बात कही, उसमें जिक्र आने वाले समय में चुनाव में बीजेपी की जीत का है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।